डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नहीं रही आशा भोसले। मशहूर गायिका आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में मुंबई के एक बीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। चेस्ट इन्फेक्शन के बाद अस्पताल में भर्ती थी। सोमवार शाम 4 बजे होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया शोक। पीएम मोदी बोले, आशा भोसले की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। सिलीगुड़ी में पीएम मोदी की हुंकार रैली में बोले पीएम मोदी, कमल खिलाओ, घुसपैठियों भगाओ। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी को देना होगा 15 साल का पाई पाई का हिसाब। बंगाल चुनाव में बीजेपी के पक्ष में सीएम योगी ने संभाली कमान। बांकुरा जिले की सोनामुखी सीट पर बड़ी जनसभा को किया संबोधित। सीएम योगी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। टीएमसी सरकार पर बंगाल को कंगाल बनाने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने यूपी मॉडल का किया जिक्र। यूपी में अब कोई दंगा या कर्फ्यू नहीं होगा। बिहार में बीजेपी के सीएम के लिए काउंटडाउन शुरू। शिवराज सिंह चौहान बिहार बीजेपी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त। शिवराज की अगुवाई में चुना जाएगा बिहार का नया सीएम। एनडीए विधायकों को राजधानी पटना नहीं छोड़ने के सख्त निर्देश। 15 अप्रैल को हो सकता है नए सीएम का शपथ ग्रहण। बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा। बस और पिकअप वैन की भिड़ंत में 13 की मौत, 32 घायल। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो आपको बता दें कि सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें शनिवार शाम को यहां भर्ती किया गया था। ब्रीच कैंडी प्रतीत समदानी ने हॉस्पिटल के डॉक्टर को बताया कि आशा भोसले को कई मेडिकल समस्याएं थी और मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका प्रतीत समदानी डॉक्टर निधन हुआ। उन्होंने बताया कि आशा भोसले को मल्टी ऑर्गन फेल्योर था, यानी उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने बताया कि जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वे कल सुबह 11 बजे उनके घर आ सकते हैं। अंतिम संस्कार दोपहर सोमवार को शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। आशा भोसले ने अपने करियर में 14 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। पीएम मोदी ने आशा भोसले के निधन पर कहा, भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक आशा भोसले जी के निधन से मैं बेहद दुखी हूँ। पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। स्वर्गीय आशाताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है। आशाताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं, आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी की रैली में टीएमसी पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के बाद टीएमसी को पिछले 15 वर्षों के हर पल और पाई पाई का हिसाब देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सिलीगुड़ी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला।
पीएम ने कहा कि दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लोगों ने हमेशा उन्हें भरपूर प्यार दिया है और कल के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब यह साफ करता है कि बंगाल अब परिवर्तन का मन बना चुका है। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल से टीएमसी का जाना तय है। पीएम मोदी ने दार्जिलिंग की सभी 5 और जलपाईगुड़ी जिले की सभी 7 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। सभा के दौरान पीएम मोदी ने सीएए का भी जिक्र किया। उन्होंने कमल खिलाओ घुसपैठियों भगाओ के नारे लगाते हुए कहा कि टीएमसी की सरकार निर्मम है, लेकिन हमने सीएए की मदद से आपको वोटिंग की गारंटी दी है। सिलीगुड़ी की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि दार्जिलिंग समेत उत्तर बंगाल का एक बड़ा हिस्सा चाय उत्पादक क्षेत्र है। आपकी चाय का स्वाद मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि निर्दलीय टीएमसी सरकार चाय बागानों को भी नष्ट कर रही है। देश में एक टुकड़े टुकड़े गिरोह सक्रिय है जिसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद करने की धमकी दी है। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी की जनसभा में कहा कि टीएमसी ने काम नहीं केवल काले कारनामे किए हैं। उन्होंने नॉर्थ बंगाल की संरचना को पीछे रखा हुआ बताया। सिलीगुड़ी में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी सरकार से पाई पाई का हिसाब मांग रही है। हमारे सिलीगुड़ी भारत की सुरक्षा का भी प्रमुख द्वार है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ शब्द नहीं है, मां भारती की भुजा है। लेकिन आप याद रखना साथियों, टीएमसी ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को खुश करने के लिए क्या किया था? साथियों, नॉर्थ बंगाल को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर टीएमसी की दुर्नीति का एक और सबूत मैं यहां देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बांकुरा जिले की सोनामुखी सीट पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। यह उनके पश्चिम बंगाल दौरे की शुरुआत थी, जिसमें उन्होंने भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया। सोनामुखी में जनसभा कर सीएम योगी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। सीएम योगी ने टीएमसी सरकार पर बंगाल को बनाने का आरोप कंगाल लगाया है। वहीं यूपी मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि वहां अब कोई दंगा या कर्फ्यू नहीं होता है और माफिया या तो नर तो जेल में है या। वहीं जनसभा में हिंदू और हिंदुत्व को एकजुट रखने और सुरक्षा के मुद्दे पर जोर दिया गया, क्योंकि सोनामुखी में उच्च हिंदू आबादी है। सोनामुखी के बाद उन्होंने आज नंदकुमार विधानसभा और कांठी दक्षिण में भी रैलियां की। बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ की भारी मांग को देखते हुए वे 2026 के चुनाव में लगभग 20 जनसभाएं करने वाले हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाना और योगी ब्रांड हिंदुत्व के जरिए भाजपा प्रत्याशियों को जिताना है। जब बंगाल की बात होती है तो हमें भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाले 2 महान पुरुषों का याद स्मरण हो जाता है। याद करिए, जो स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान चाहिए था, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का की रचयिता राष्ट्रगान के रूप में, जनगण मन के रूप में भारत को प्राप्त हुआ। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ का उपन्यास का अमर गीत राष्ट्रगीत बना, जिसने वंदे मातरम के माध्यम से भारत की जनचेतना को जागरूक करके हर भारतवासी के मन में भारत की स्वाधीनता का अलग जगाया। और जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब बंगाल के इस चुनाव में हम सब आपके बीच में हैं। बिहार की राजनीति इस वक्त अपने सबसे निर्णायक दौर में है। बीजेपी ने बिहार में सीएम पद के चयन के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पटना में विधायकों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। राजधानी पटना के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। मुख्यमंत्री आवास में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें मंत्रिमंडल के स्वरूप और विभागों के बंटवारे पर अंतिम मोहर लगने की उम्मीद है। भाजपा और जेडीयू ने अभी
अपने सभी विधायकों को तत्काल पटना पहुंचाने का निर्देश दिया है, जिससे साफ है कि अगले 48 घंटे बिहार के लिए बड़े फैसले लेकर आने वाले हैं। बिहार में 15 अप्रैल को होने वाले संभावित शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में विभागों के बंटवारे और नए मंत्रियों की सूची पर शीर्ष नेतृत्व सामूहिक सहमति बनाने में जुटा है। ललन सिंह की मौजूदगी इस रणनीति को और मजबूत देगी। फिलहाल सभी की निगाहें राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर टिकी हैं, जहां से बिहार की नई राजनीति तस्वीर सामने होगी। बिहार में पल पल बदलते घटनाक्रम के बीच एनडीए के दोनों प्रमुख दलों भाजपा और जेडीयू ने अपने विधायकों को हिदायत दी है कि वे पटना में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। जो विधायक बाहर हैं उन्हें जल्द से जल्द राजधानी पहुंचने को कहा गया। माना जा रहा है कि बहुमत के शक्ति प्रदर्शन या किसी अन्य विधायी प्रक्रिया के लिए सभी विधायकों का एक साथ होना अनिवार्य किया गया। झांसी रेलवे स्टेशन पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ट्रेन छूटने के बाद चेन पुलिंग कराकर उसमें सवार हुई। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उमा भारती पंजाब मेल ट्रेन पकड़ने पहुंची, लेकिन ट्रेन निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म से रवाना हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि इसके बाद उनके निर्देश पर ट्रेन की चेन पुलिंग कराई गई, जिससे ट्रेन को रोका गया और वह उसमें सवार हो सके। इस मामले पर सफाई देते हुए उमा भारती ने कहा कि वह समय से पहले स्टेशन पहुंच गई थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते उन्हें ट्रेन तक पहुंचने में देरी हुई। उन्हें एस्केलेटर से भेजने की बात कही गई, फिर बैटरी कार से भेजा गया। रास्ते में एक ट्रेन के क्रॉस होने और ठेला फंस जाने के कारण देरी हो गई। जो आधुनिकीकरण है उसमें संवेदनहीनता साथ में शामिल हो गई है। मथुरा में प्रॉब्लम आती है, आगरा में प्रॉब्लम आती है, झांसी में प्रॉब्लम आती है, ललितपुर में। मुझे नहीं, विकलांगों को, गरीब लोगों को, वृद्ध लोगों को, दिव्यांगजनों को और वृद्ध लोगों को। क्या दीदी वीआईपी को भी जो है आम यात्री की तरह पहले नहीं आ जाना चाहिए? आम यात्री की तरह पहले आ गया, वीआईपी 10-15 मिनट पहले आ गया। पीलीभीत में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बीसलपुर कोतवाली में तैनात 3 हेड कांस्टेबलों को एक आरोपी के साथ जन्मदिन का जश्न मनाना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह घटना बीसलपुर नगर के एक मोहल्ले की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ, जिसमें बीसलपुर कोतवाली के हेड कांस्टेबल एक अभियुक्त के साथ केक काटते और जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिसकर्मियों की इस कार्यप्रणाली ने कानून व्यवस्था और पुलिस की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मिर्जापुर में चर्चित अधिवक्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी देर रात पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मिर्जापुर पुलिस द्वारा महज 15 घंटे के भीतर यह बड़ी कार्रवाई की गई। बड़ौदा स्थित पीएसी गेट के पास पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि शनिवार सुबह करीब 7 बजे अधिवक्ता राजीव सिंह को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। घटना के बाद से ही पुलिस पर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और एनकाउंटर का दबाव बना हुआ था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत अभियोग संख्या 97/26 का जो नामजद अभियुक्त है, इसका नाम राजेंद्र सोनकर पुत्र स्वर्गीय शोभा सोनकर है। ये मुठभेड़ में घायल हुआ है। आज पुलिस टीम द्वारा कुछ समय पूर्व रॉबर्ट्सगंज तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। उस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध आया और ये व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने इसका पीछा किया। पीछा करने के दौरान जो पीएसी के आगे की रोड है, वहाँ पर इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई करते हेतु आत्मरक्षार्थ फायरिंग करी, जिसमें इस व्यक्ति के दोनों पैरों में गोली लगी है। बिहार के कटिहार में हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर शोक जताया है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है।
मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बिहार के कटिहार जिले के कोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 31 पर शनिवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। बांसगड़ा चौक के पास बस और पिकअप वैन की सीधी भिड़ंत में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पूर्णिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान 3 और घायलों ने दम तोड़ दिया। बोकारो के पिंड्रा जोना थाना क्षेत्र से लापता 18 वर्षीय युवती के मामले ने अब एक नया सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। करीब 9 महीने बाद जंगल से मिला कंकाल। प्रेम प्रसंग, हत्या की साजिश और पुलिस की लापरवाही, इन सभी ने इस केस को बेहद गंभीर बना दिया। पुलिस के अनुसार युवती की हत्या उसके प्रेमी ने शादी का दबाव की वजह से किया। आरोपी ने पहले यह योजना बनाई, युवती को चास कॉलेज के पास से बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और मौका मिलते ही चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह मौके से फरार हो गया और लंबे समय तक पुलिस को गुमराह करता रहा। मामले में गंभीर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी के पास से 4 मोबाइल और 23 सिम कार्ड मिले हैं, जिससे उसके शातिर नेटवर्क और कई अन्य लड़कियों से संपर्क के संकेत मिलते हैं। पिंड्रा जोरा से एक मिसिंग लड़की का एक मैटर चल रहा था और काफी सुर्खियों में भी था, जिसको कांड 147/25 पिंड्रा जोड़ा जो कि 4 अगस्त को रजिस्टर किया गया है, उसके उद्भेदन हेतु एक SIT का गठन किया गया था DSP सिटी के नेतृत्व में। और उनका जो पॉसिबल सोर्सेज होते हैं उससे हमने अलग अलग सोर्सेज से उसका पता लगाने का प्रयास किया। जो टेक्निकल एविडेंस होता है, ह्यूमन एविडेंस होता है, जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, सब अलग अलग सोर्सेज से हमें पता लगाने का जब प्रयास किया तो हमें जो एक व्यक्ति दिनेश कुमार महतो का पता चला कि उसके साथ उनका कुछ पुराना किसी तरह का रिलेशन था। और उसी क्रम में हमें कुछ एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी जिसके सत्यापन के लिए हम दिनेश महतो को उठा के पूछताछ के लिए लाए थे। बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने वाली फिल्म धुरंधर के मशहूर सिंगर शहजाद अली शनिवार को कानपुर पहुंचे। वे अपने दोस्त नितिन के घर बर्रा इलाके में आए, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। शहजाद अली के पहुंचते ही इलाके में उनके फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही लोगों ने उनके गाने की खबर सुनी, बड़ी संख्या में प्रशंसक मौके पर पहुंच गए और सेल्फी लेने के लिए उन्हें घेर लिया। शहजाद ने अपने सभी फैंस को निराश नहीं किया और सभी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। इस दौरान माहौल पूरी तरह उत्साह से भरा रहा और ये हमारे संवाददाता कुणाल सिंह ने शहबाज अली से खास बातचीत की। जो धुरंधर मूवी है उसमें अपनी दमदार आवाज देने वाले सज्जाद अली कानपुर में मौजूद है और इनसे हम बात करेंगे। सज्जाद जी, धुरंधर मूवी में जो आपका गाना है, सॉन्ग है, कारवा के खिलाफ पूरे देश में इसमें धूम मचा दी। इस प्रोजेक्ट पर आपका अनुभव कैसा रहा और इस सॉन्ग को गाने के लिए आपकी क्या खास तैयारी थी? जी, ये तो मैं घर पे था, कोइंसिडेंटली मुझे फोन आया। आज हम साथ में काम करते थे तो रात में फोन आया कि आप आइए, कुछ गाना है। मैं गया और उन्होंने मुझे सुनाया, सिखाया, मैंने गाना गाया और मुझे बड़ा अच्छा, मेरे दिल को ये गाना टच किया। तो मैं इसमें मेरा ध्यान पूरा लग गया। फिर हम 2 दिन तक उसी में लगे हुए थे। जी, कानपुर के लोग जिंदा दिल है, ये मुझे पता था, बट ये आने के बाद मुझे पता चल भी गया, बिल्कुल है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी से बहुत खुश हैं और बहुत प्यार से मेहमान नवाजी करते हैं। और गाने का आवाज की जो बात है वो भगवान की देन है, सरस्वती माता जी की कृपा हुई हम पे कि हम कुछ गा पाए हैं। उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। उनका ये क्रेडिट उनको जाता है। अपना स्टाइल और अपने म्यूजिकल टच को किस तरीके से बरकरार रखेंगे जिस तरीके से ट्रेंड म्यूजिक का बदल रहा है उसमें? देखिए, हिंदुस्तान जो है वो रूदारी वाली जगह है। मेरा हौसला भी तलाश है, न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है। जैसे कि आपने देखा कि ये सज्जाद अली जी थे जिन्होंने धुरंधर मूवी पे सॉन्ग गाया और वो सॉन्ग बहुत ज्यादा फेमस हुआ और जनता ने बहुत ज्यादा इसको प्यार दिया है। एटीएन न्यूज़ के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री मिलेगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटल, ढाबों, दुकानों के लिए SOP जारी कर दी है।
अब हर दुकान पर रेट लिस्ट लगाना जरूरी होगा, साथ ही खाद लाइसेंस भी डिस्प्ले करना होगा। सरकार ने साफ किया कि तय रेट से ज्यादा वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। विभाग की टीमें समय समय पर छापेमारी भी करेंगी ताकि यात्रियों को कोई भी परेशानी न हो और देवभूमि से वे अच्छा संदेश लेकर जाएं। सभी दुकानदार अपने अपने दुकानों में खाद्य पदार्थ की पूरी डिटेल, उनके रेट इत्यादि चस्पा कर दें। अभी हमने अपने जो मंडल के अधिकारी हैं डीसी, उनको आदेशित किया हुआ है, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की हुई है कि प्रत्येक जगह जाकर के, प्रत्येक जनपद में जाकर के जितने भी ये अपने फूड विक्रेता है उनके साथ पहले तो मीटिंग हमने शुरू कर रखी है और उनको सबको आदेशित किया हुआ है कि अपने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस वो प्रॉपर प्रोमिनेंट जगह पर टाँकें, उसके रेट लिस्ट लगाएं और जितने भी लोग, जो भी यात्री हैं उनको बिल्कुल उनके साथ जो उनको वो चाहते हैं कि जैसी सेवा वो कर दी जाए, क्योंकि यात्रा एक हमारे स्टेट के अंदर बाहर से लोग आते हैं और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रहे, उनके साथ अच्छा उनको भोजन उपलब्ध हो। इसके लिए हमने अपनी टीम को आदेशित किया हुआ है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटनाएं न घटित हों। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत बेनतीजा रही। यह 21 घंटे से ज्यादा समय तक चली। वैंस अब अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने दावा किया कि इस्लामाबाद में 21 घंटे चली वार्ता बेफल हो गई है क्योंकि कोई समझौता नहीं हो सका। उन्होंने इसे अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर बताया। देश लौटने से पहले वैंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें उन्होंने कहा कि समझौता न होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका बिना किसी डील के ही लौट रहा है। वैंस ने कहा कि अमेरिका की शर्तें स्पष्ट थीं, लेकिन ईरान ने उन्हें नहीं माना। किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि ईरान ये वादा करे कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। वहीं ईरान ने भी कहा कि इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ हुई बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्ट्रीम के मुताबिक अमेरिका की शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त थीं, इस वजह से समझौते का रास्ता नहीं निकल पाया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि हमले इसलिए किए गए क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब था। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तुहाहता इलाके में हुए हमले में 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 लोग की हालत गंभीर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत पर कहा कि चाहे समझौता हो या ना हो, अमेरिका हर हाल में जीतेगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी हो, जीत हमारी होगी। ट्रंप ने कहा कि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच गहरी बातचीत चल रही है और आने वाले समय में इसका नतीजा सामने आएगा। Why do you say that? You don't know anything. Who you with? Let me just tell you, we win, no matter what. We've defeated their military. They have no navy. 158 ships are underwater, undersea. All of their minesweepers and all of their, they call them mine droppers. Can you imagine? A country has 28 mine droppers. You think that's nice? With all of that being said, they're all defeated, by the way. They're all at the bottom of the sea. Now, with all of that, they have no navy. They have no radar. They have no air force. Their leaders are all dead. Khomeini is gone. For many years he ruled. He's gone. With all of that, let's see what happens. But from my standpoint, I don't care. Thank you. 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will.
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।